Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel, that is Destiny Coaching Classes. Hope you all are doing very well. I am also well. Today in this video we are going to talk about the future indefinite tense. It is also called simple future tense. So without further any delay, let's get into the video. If you didn't watch all the previous videos, I will provide a link in the description box. Please go and watch all the videos. If you like the video, like it, share it with your friends and subscribe to my channel and watch full video. It will be very beneficial for you. So, the question is, what is future indefinite tense? Future indefinite tense indicates that an action or occurrence has not happened yet and will take place at some point in the future. कोई भी काम या कोई भी क्रिया जो कि अभी ना होके फ्यूचर में भविष्य में होने वाली है, ठीक है, होगी किसी भी वक्त में ना, तो इसको कहा जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से हमें ज्ञात होता है कि भविष्य में कोई घटना संपन्न होगी यानी पूरी होगी। सामान्य भविष्य काल को व्यक्त करने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसे सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। कोई भी क्रिया जो है वो प्रेजेंट में ना हो के, पास्ट में ना हो के क्या होगी, फ्यूचर में, आने वाले वक्त में होगी, तो उसे ही सिंपल फ्यूचर टेंस कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, सोहन कल आगरा जाएगा, मैं कल फिल्म देखने जाऊंगा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ऊपर दिए गए वाक्यों से हमें ज्ञात होता है कि भविष्य में कोई कार्य या घटना संपन्न होगी, यानी आने वाले वक्त में वो कार्य या घटना संपन्न यानी कि पूरी होगी। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचानना बहुत इजी है। इसके क्रियाओं के अंत में गा है, गी है, गे है, ये सब लगा रहता है, ठीक है। गा, गी, गे लगा रहता है, आदि शब्द आते हैं, तो समझ जाइए ये सिंपल फ्यूचर टेंस की तरफ इशारा कर रहा है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों से हमें भविष्य में होने वाली किसी घटना या कार्य की जानकारी प्राप्त होती है। भविष्य में होने वाले कार्यों के समय भी कोई निश्चित जानकारी नहीं है कि भविष्य में वो घटना कब होगी, ये नहीं बताया, बस भविष्य में होगी, किसी भी वक्त में हो सकती है। कोई निश्चित जानकारी नहीं होती है, बस इतना बता होता है कि ये घटना या ये कार्य जो होगा वो भविष्य यानी कि आने वाले वक्त में होगा। जैसे, वे फल नहीं तोड़ेंगे, वो कानपुर जाएगा, तुम अपना काम करोगे, मैं आपको कल नहीं मिलूँगा। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे ऐसे शब्द वाक्य हैं जिसमें गा, गी, गे का प्रयोग हुआ है, यानी ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें इन सभी वाक्यों में ये पता चल रहा है कि जो भी कार्य है, कोई भी एक्शन है, वो फ्यूचर में होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान। अब देख लेते हैं, बात कर लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब। हम लोगों ने जितने भी टेंस पढ़े हैं सबके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वे वैरी करते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं सबका। तो हम लोग देख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होता है। क्या होता है? विल और शैल। अब देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ विल लगाएं और कहाँ शैल लगाएं। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट पर्सन होता है जो कि आई और वी है, इसके साथ शैल लगता है। बाकी हमारा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन या कोई भी नाम, उसके साथ क्या लगाते हैं? विल लगते हैं, विल लगाते हैं। हमारा फर्स्ट पर्सन आई और वी है तो उसके साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी सेकंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे या कोई भी नाम है तो उसके साथ क्या करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब मेन वर्ब की बात कर लेते हैं। तो मेन वर्ब हमारा क्या होता है? इसमें विल और शैल के साथ हम लोग मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इसमें रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, वर्ब का कोई और फॉर्म नहीं लगता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो ये हो, हम लोगों की चीज़ें क्लियर हो गई कि क्या क्या करते हैं। पहले हम लोगों ने डिफिनेशन जाना, उसके बाद पहचान जाना, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब जाना, और अब बात कर लेते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब भी हम लोगों ने पढ़ ली है। अब बात करते हैं कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो देखिए,
हम लोगों को पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें सकारात्मक वाक्य जो होते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब यानी शैल और विल का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं एंड लास्ट में हमारा अदर जो भी वर्ड्स होते हैं वो लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, वो पत्र लिखेगा, वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, पत्र यानी कि लेटर ये ऑब्जेक्ट हो गया, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, लेकिन हम लोग हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे तो यू ही हमारा जो है वो थर्ड पर्सन है, ही के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल लगाते हैं, तो ही विल हो जाएगा, ही विल राइट अ लेटर। देखिए जब ही विल को एक साथ मिला के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हिल, ठीक है। ही, इसका मैं अभी आप लोगों को आने वाले थोड़े टाइम में इसका ये भी बताऊंगी कि इसको किस तरह से प्रोनाउंस करना है और किस तरह से लिखना है। तो देखिए ही विल राइट अ लेटर या फिर हिल राइट अ लेटर, ये हो जाएगा। मैं बाज़ार जाऊंगा, तो आई, मैं के लिए आई लिखेंगे तो आई के साथ क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। जाने की इंग्लिश होती है गो, आई शैल गो टू मार्केट। हम कल आगरा जाएंगे तो वी के साथ भी हम की इंग्लिश होती है वी के साथ भी शैल लगाएंगे तो वी शैल गो टू आगरा, और कल की इंग्लिश होती है टुमारो, तो क्या हो जाएगा, वी शैल गो टू आगरा टुमारो। इस तरह से और भी एक एग्जाम्पल, वे इस समस्या का समाधान करेंगे। वे की इंग्लिश होती है दे थर्ड पर्सन है, दे के साथ विल लगाएंगे, दे विल सॉल्व, समाधान करना यानी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, समस्या के लिए प्रॉब्लम, तो दिस प्रॉब्लम, इस समस्या यानी कि दिस प्रॉब्लम, ये हो गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस, दे विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वे तुम्हें अपने घर पर मिलेंगे, दे विल मीट यू एट होम, ठीक है, दे विल मीट यू एट होम। तो ये चीज़ हो गई हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देख लेते हैं ज़रा कि निगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनता है। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा होता है, तो मैंने शुरुआत से जब से टेंस या सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ाना शुरू किया तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई है कि जब भी नॉट वाले सेंटेंस होते हैं तो उनकी नॉट की जो प्लेस होती है वो एक निश्चित प्लेस यानी डेफिनेट प्लेस होती है। तो नॉट को हम लोग थर्ड प्लेस पे ही लिखते हैं। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लोग शैल या विल यानी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में हमारा अदर जो भी वर्ड होता है और लास्ट में हमारा फुल स्टॉप आता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल, मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, मैं के लिए आई लिखेंगे, आई के साथ हमेशा शैल लगेगा, आई शैल, और नॉट को हम लोग थर्ड प्लेस पे लिख देंगे, आई शैल नॉट कॉल यू। बुलाने को कॉल कहते हैं और कॉल का फर्स्ट फॉर्म कॉल ही होगा, कॉल, और तुम्हें यानी यू की बात हो रही है तो यू लिख देंगे, आई शैल नॉट कॉल यू। एक और एग्जाम्पल, वे बाज़ार से फल नहीं खरीदेंगे, वे के लिए दे करेंगे, दे के साथ विल लगेगा, दे विल, और नॉट को हम थर्ड प्लेस पे लिख देंगे, दे विल नॉट बाई, खरीदना यानी परचेस करना या बाई, ठीक है। तो बाई या परचेस कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बाई लिखा है, दे विल नॉट बाई द फ्रूट्स, फल नहीं खरीदेंगे, द फ्रूट फ्रॉम द मार्केट, कहाँ से नहीं खरीदेंगे, मार्केट से, तो फ्रॉम द मार्केट। एक और एग्जाम्पल, हम अपना समय नष्ट नहीं करेंगे, तो हम के लिए वी के साथ हमेशा शैल लगेगा, वी शैल, उसके बाद नॉट लिखेंगे, वी शैल नॉट, उसके बाद नष्ट करना तो क्या हो जाता है, वेस्ट करेंगे, और किसका टाइम, अपना टाइम, तो आवर टाइम, ठीक है, वी शैल नॉट वेस्ट आवर टाइम। तो ये हो गया हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इंट्रोगेटिव होते हैं यस नो टाइप वाले, एक होते हैं WH वर्ड्स वाले। तो दोनों ही तरह का देख लेते हैं। पहले देखिए यस नो टाइप वाले, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल या शैल को आगे करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद V1 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में हमारा अदर वर्ड, और सबसे लास्ट में हमारा जब सारे सेंटेंस लिखा जाएंगे यानी वाक्य कंप्लीट हो जाएगा तब हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो एक एग्जांपल देखिए, क्या हम कल मिलेंगे, क्या से शुरू होता है यस नो टाइप वाले क्वेश्चन। तो क्या के लिए हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे, तो हम के हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से होता है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वी है तो वी के साथ शैल लगता है, तो शैल वी, और मिलने को मीट कहते हैं, शैल वी मीट, और कल की इंग्लिश होती है टुमारो, शैल वी मीट टुमारो, ये, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। उसके बाद देखिए क्या जनता वोट डालेगी, तो विल
जनता, जनता यानी पब्लिक, विल द पब्लिक कास्ट, डालने की इंग्लिश, वोट डालना यानी कास्ट द वोट, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस होता है, ये पूरा वर्ड एक साथ होता है, कास्ट द, वोट डालने की इंग्लिश ही होती है कास्ट द वोट। विल द पब्लिक कास्ट द वोट। फिर लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क, क्या मैं तुम्हें पहचान लूँगा? तो क्या होगा, पहचानने को रिकॉग्नाइज कहते हैं। तो मैं के लिए आई होता है, तो आई के साथ हमेशा शैल लगता है, तो शैल आई रिकॉग्नाइज यू। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। देखिए अब देखते हैं कि WH वर्ड्स वाले, यानी कि क्वेश्चन, एक्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं, यानी क्या, कब, क्यों, कैसे, इस तरह के WH वर्ड्स होते हैं, वो कई सेंटेंस में बीच में होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस आते हैं तो उसको, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो सबसे पहले हमारे जो भी WH वर्ड्स होते हैं उनको लिखते हैं, उसके बाद से हमारा जो स्ट्रक्चर होता है सेम होता है यस नो टाइप वाले के जैसा। तो सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद विल या शैल यानी हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में हमारा आ जाता है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए एक एग्जाम्पल, हम यह काम कैसे पूरा करेंगे। हाउ, कैसे, कैसे की इंग्लिश क्या होगी, हाउ। और हम के लिए हमेशा शैल का इस्तेमाल करते हैं, हाउ शैल वी कंप्लीट दिस वर्क, हम यह काम कैसे पूरा करेंगे। तो ये की इंग्लिश होती है दिस, काम के लिए वर्क, कैसे के लिए हाउ, पूरा करना यानी कंप्लीट, और करेंगे यानी कि ये फ्यूचर दिखा रहा है तो शैल लगाएंगे। तो हो जाएगा हमारा सेंटेंस, हाउ शैल वी कंप्लीट दिस वर्क। मेरे मित्र मेरे जन्मदिन पर क्या, मेरा मित्र मेरे जन्मदिन पर क्या देगा। वॉट विल माई फ्रेंड गिव मी ऑन माई बर्थडे। क्या देगा, क्या एक WH वर्ड है, सबसे पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी माई फ्रेंड, मेरे दोस्त की बात हो रही है तो माई फ्रेंड के लिए विल लगेगा। वॉट विल माई फ्रेंड गिव यानी देने की इंग्लिश होती है गिव, किसे देगा, मुझे, ठीक है, मुझे देगा, तो मुझे के लिए मी लगाएंगे। ऑन किसकी, किस चीज़ पे, मेरी बर्थडे पे, तो क्या हो जाएगा, मेरी बर्थडे पर यानी कि ऑन माई बर्थडे। व्हाट विल माई फ्रेंड गिव मी ऑन माई बर्थडे। वे सुबह कहाँ जाएंगे, तो वे, कहाँ जाने की इंग्लिश, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, और वे यानी दे की बात हो रही है तो दे के साथ हमेशा विल लगाते हैं। तो क्या करेंगे, वेयर विल दे। ये तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वेयर विल दे। और जाने की इंग्लिश होती है गो इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी सुबह में, तो इन द मॉर्निंग। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह का होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंट्रोगेटिव के साथ जब नॉट लगा हो, यानी ये सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, तब किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं यस नो टाइप वाले और एक होते हैं WH वर्ड्स वाले। तो सबसे पहले यस नो टाइप देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, नॉट जो मैंने पहले भी बताया कि नॉट को थर्ड प्लेस पे लिखते हैं, तो इसमें भी सेम करेंगे। विल या शैल को आगे लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद V1 आएगा हमारा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स जो भी होते हैं वो लिखेंगे, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क होता है। तो देखिए, क्या हम इस प्रश्न को हल नहीं करेंगे, तो क्या ये WH वर्ड वाला है, तो हम के लिए वी लिखते हैं, तो वी के साथ हमेशा शैल लगेगा। शैल वी नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, शैल वी नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क, क्या मैं तुम्हें अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाऊंगी। मैं के लिए आई, तो आई के साथ हमेशा शैल लगता है। शैल आई नॉट टीच यू इंग्लिश। क्या पिताजी सुबह अखबार नहीं पढ़ेंगे। पिताजी के लिए फादर, विल फादर नॉट रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, सुबह में यानी इन द मॉर्निंग। तो ये हो जाता है हमारा यस नो टाइप वाले जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं तब। अब बात कर लेते हैं कि जब WH वर्ड्स हों उसमें नॉट मेंशन हो तब किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। सेम रहता है, बस WH वर्ड्स को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल या शैल को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम नॉट लिखेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हम नॉट लिखेंगे, उसके बाद V1 यानी हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर वर्ड्स होते हैं, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क होता है। देखिए एक एग्जांपल, तुम इस रास्ते पे क्यों नहीं जाओगे, ठीक है। क्यों, ये क्या है, WH वर्ड है, तो क्यों के लिए आता है हमारा वाई। वाई विल यू, तुम के लिए यू का इस्तेमाल करेंगे, और यू के साथ हमेशा विल का इस्तेमाल करते हैं, तो वाई विल यू, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट लिखेंगे। वाई विल यू नॉट, जाने की इंग्लिश होती है गो, वाई विल यू नॉट गो, और इस रास्ते पर यानी कि रास्ते की इंग्लिश होती है वे, और इसकी इंग्लिश होती है दिस, तो वाई विल यू नॉट गो दिस वे।
वह तुम्हें पत्र क्यों नहीं लिखेगा। क्यों के लिए हम लोग लगाएंगे वाई और वह यानी किसी लड़के की बात हो रही है, ठीक है। लिखेगा, लिखेगी रहती तो शी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लिखेगा है तो क्या करेंगे ही। तो वाई विल ही नॉट। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्या क्या चीज़ें लानी है। उसके लिखने की इंग्लिश होती है राइट, राइट अ लेटर, पत्र लिखना, राइट अ लेटर। और किसको लिखना है, तुम्हें, यानी टू यू, ठीक है, प्रीपोजिशन से जोड़ते हैं हम, तो क्या हो जाता है टू यू। वाई विल ही नॉट राइट अ लेटर टू यू। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी कि दोनों तरह के पढ़ लिए कि एक यस नो टाइप वाले भी और एक हो जाता है WH वर्ड्स वाले। तो हम लोगों ने इस वीडियो में अभी तक से ये जाना कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसकी पहचान किस तरह से करना है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसका मेन वर्ब क्या होता है, और 4 तरह के जो सेंटेंस होते हैं जो कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसका फॉर्मेशन यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो ये चीज़ें पढ़ ली हैं हम लोगों ने। अच्छा चलिए अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। देखिए जब सेंटेंस में हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं तो एक साथ जब आते हैं तो उन दोनों को एक साथ किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए कभी भी आई के साथ विल दिया हुआ हो तो क्या हो जाता है आई, उसके बाद हम लोग डब्लू और आई को हटा देते हैं, यानी क्या हो जाता है डबल एल जो बच गया अपस्ट्रॉप के साथ आई को डबल एल के साथ लिखते हैं और इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है आइल, ठीक है। ही विल अगर रहेगा तो क्या करते हैं, सेम प्रोसेस है, ही रहेगा सेम, उसके बाद डब्ल्यू और आई को हटा देंगे, डबल एल बस रहेगा, इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है हील। शी विल शील, इट विल इटल, यू विल है तो क्या हो जाएगा यूल, दे विल है तो देल, वी विल है तो वील। और जब विल के साथ नॉट दिया रहता है तो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, पहले तो लिखने का तरीका होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग विल का सब हटा देते हैं, सिर्फ डब्ल्यू को छोड़ के ON वॉन लिखते हैं, उसके बाद अपस्ट्रॉप लगा के लिख देते हैं, तो क्या हो जाता है वॉन्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वॉन्ट। विल नॉट कभी भी एक साथ दिया है तो इसको प्रोनाउंस करेंगे वॉन्ट। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोगों ने बहुत सारा दिया था, निगेटिव में एक एग्जाम्पल है ना, आई नहीं, शी विल नॉट गो टू मीट हर फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा शी वॉन्ट गो टू मीट हर फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरह से होता है। रेखा विल नॉट गिव यू मनी, रेखा वॉन्ट गिव यू मनी, तो इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं इसको। तो ये होपफुली कि आप लोगों को ये कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।